ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम गोरखों की कर प्रणाली पर बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गोरखों का प्रशासन। उसमें हम एक वीडियो कल डाल चुके हैं, ये हमारा सेकंड वीडियो है। कोशिश ये रहेगी, सर लंबा चलेगा ये वीडियो, पर कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में हम गोरखाओं के प्रशासन से संबंधित सब बातें कर दें। ठीक है, छोटी छोटी चीजें मुझे नहीं लगता छूटेंगी, अगर छूट गई, पहले तो नहीं छूटेंगी, अगर छूट भी गए तो हम उसे प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे गोरखों की कर प्रणाली, और गोरखों की कर प्रणाली हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे? गोरखा के प्रशासन जो उन्होंने उत्तराखंड में यानी कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह किया, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले। ठीक है, कर प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि प्रशासन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पेपर में प्रश्न आ रहे हैं तो आप ये समझ लो, अगर हिस्ट्री है पूरी की पूरी जिसमें राजा महाराजा सब उनके काम धाम जो भी होंगे, तो अगर राजा महाराजा से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 10 क्वेश्चन समझ लो प्रशासन से आते हैं। इसलिए विशेष ध्यान दें प्रशासन पर। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि प्रशासन पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है गोरखों की कर प्रणाली। क्या है बेटा? गोरखों की इंट्रैक्शन पूरा रखें, जिससे तुम्हें एक एक बात समझ में आएगी और तुम कभी नहीं भूलोगे, है ना। हम आपके पास नोट्स प्रोवाइड हो गए, अब आपको यहाँ एक एक बात पर ध्यान देंगे। कर प्रणाली की बात करते हैं। देखो टैक्स ही आज से पहले या आज भी अगर आप भारत सरकार में आज भी वर्तमान देखें तो टैक्स ही मुख्य स्रोत है इनकम का, है या नहीं? भारत हो, आज का भारत हो या तब का उत्तराखंड हो या आज का उत्तराखंड हो, टैक्स ही मुख्य स्रोत है इनकम का। ठीक है, अच्छा, तो गोरखों की अगर मैं कर प्रणाली की बात करूं तो यहां पर जो टैक्स था वो इन्होंने, क्योंकि इनसे पहले अगर आप देखो तो गढ़वाल में परमार शासक थे और कुमाऊं में चंद शासक थे, है ना। चंदों की कर प्रणाली थोड़ा दूसरे टाइप की थी, गढ़वाल में जो परमार थे उनकी कर प्रणाली दूसरे टाइप की थी। एक एक बात को समझना। ठीक है, गोरखों ने क्या किया, कुछ करों को वैसे रहने दिया और कुछ में हल्का फुल्का चेंजेस कर दिया, और उन्होंने आपके सामने कर रख लिए कि जितने कर उन्होंने लगवाए, करीब 15-16 कर है, वो इंपॉर्टेंट कर है। पेपर वाला एक कर पूछ लेता है ये किससे रिलेटेड है, समझे कि नहीं। जैसे बोल देगा भाई टीका भेंट कैसा कर है, या फिर पूछा जा सकता है शादी शुभ अवसर पर कौन सा कर लिया जाता है, तो टीका भेंट। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अगर आप गोरखों के जो कर से इनकम हो रही है, तो इनकम का स्रोत केवल कर ही नहीं था, अलग अलग चीजें भी थी। जैसे मुख्य स्रोत अगर मैं गोरखों के जमाने की बात करूं इनकम का, तो मुख्य स्रोत था भू राजस्व। क्या था बेटा? भू राजस्व। फिलहाल आप इधर ध्यान मत दो, पहले मेरी बातें सुनो। भू राजस्व इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा जो थे दासों का विक्रय किया जाता था, और दासों के विक्रय से ही जो पैसा आता था वो भी राज्य की इनकम का स्रोत था। और तीसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण स्रोत था वो गोरखों की कर प्रणाली थी, और अलग अलग प्रकार के कर थे और उन करों से राज्य को इनकम होती। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है, करीब 12 कर ये है, फिर मैं और कर लिखने वाला हूं। तो इन लिस्टों में अगर मैं पहले कर की बात करूं तो पहला कर था पुगाड़ी कर। कौन था बेटा? पुगाड़ी। क्या था ये? प्रमुख भूमि कर था, और सैनिकों को वेतन इसी कर से दिया जाता था, सबसे महत्वपूर्ण कर था। अगर मैं इस पुगाड़ी कर की बात करूं बाबू, तो इस पुगाड़ी कर से 1.5 लाख रुपए सालाना इनकम होती थी। कितनी होती थी बच्चों? 1.5 लाख रुपए सालाना इनकम होती थी। एक बात याद रखना, अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा, निम्न में से किस कर से सैनिकों का वेतन दिया जाता था, किस टैक्स से? आपका उत्तर क्या होना चाहिए? पुगाड़ी। कितना रुपया सालाना आता था? 1.5 लाख रुपया सालाना आता था। दूसरा कर था बाबू सलामी कर। अच्छा, सलामी क्या हुआ? सलामी कर का मतलब है कि अगर आप कभी किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हो, ठीक है, ये कोई अधिकारी तुम्हारे इधर आ गया है, तो उसको आपको भेंट देनी है, तो उस भेंट देने को एक प्रकार का नजराना था, उसे कहा जाता था सलामी कर। कौन सा कर था बच्चे? तीसरे नंबर का कर है टीका भेंट। टीका भेंट कैसे करता है? शादी या शुभ अवसर, शुभ अवसर में कोई भी अच्छा अवसर है उस अवसर पर आप पे टैक्स लगाया जाएगा, या गोरखाओं की शादी वादी का कोई विशेष सीजन चल रहा है उस समय आप पे टैक्स लगाया जाएगा, और उस या आपके घरों में कोई शादी वादी हो रही उसमें आपको टैक्स लगा देना पड़ेगा, तो उसको कहा जाता था टीका भेंट। ठीक है, चौथे नंबर का कर है तिमारी कर। तिमारी कर क्या है? देखो ये कर खाली लगाया, बाद में इससे वसूला नहीं गया। कर क्या था? फौजदार को 2 रुपए देते थे और सूबेदार को 2 रुपये नहीं, सॉरी 4 आना। फौजदार को 2 आना, सूबेदार को 4 आना दिया जाता था। अब तुम सोचोगे सर कि नेपालियों के समय फौजदार, आप तो कह रहे थे सारे सैनिक कमांडर थे,
सैनिक कमांडर, जैसे पवारों में देखा होगा आपने, फौजदार थे ना, है परगनों में फौजदार, तो फौजदारों के अलग की तरह ही उन्होंने फौजदार थे, मगर वो फौजदार नहीं थे, वो सैन्य कमांडर ही थे। ठीक। 5वें नंबर का जो कर है वो पगड़ी कर है बेटा। क्या है? जायदाद के ट्रांसफर पर, जमीन या जायदाद अगर आप किसी को दे रहे हो या बेच रहे हो तो उसको आपको अपने नाम से दूसरे नाम पे लगाना पड़ेगा। तो ट्रांसफर करने पर, माने मैंने जमीन ली, अब मैंने वो जमीन दे दी दीपिका को, तो अब दीपिका को क्या करना पड़ेगा? सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो जमीन या जायदाद जब आप किसी से खरीदते थे तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता था, खरीदने वाले को। तो जमीन या जायदाद के ट्रांसफर पर जो टैक्स लगता था उसे क्या बोलते थे? पगड़ी कर। अगला कर आओ बेटा, जरा छठा कर है मांगा कर। कैसा कर है? मांगा। अच्छा, मांगा क्या था? युद्ध के समय, यानी आपातकालीन कर, इसे समझ सकते हो आप। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनमें से कौन सा कर आपातकालीन प्रकृति का है? तब लोग बोलते हैं अरे सर ये तो बोला ही नहीं आपने आपातकालीन, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखो। आपातकालीन प्रकृति का मतलब क्या है? युद्ध का समय सबसे बड़ा आपातकाल है, और उस समय प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया लिया जाता था। कितना लिया जाता था बेटा? 1 रुपया प्रत्येक नौजवान से लिया, जिसे क्या नाम दिया उन्होंने? मांगा कर। ठीक है। अब ये ध्यान रखना। अगला है सुवांगी दस्तूर। सुवांगी दस्तूर जो था भूमि कर था, मैंने आपको चंदों के समान में बीसी भूमि आपको बताई है। प्रत्येक बीसी भूमि से 1 रुपया लिया जाता था, जिसे कहा जाता था सुवांगी दस्तूर। अगला है सोनिया फागुन, बड़ा इंपॉर्टेंट कर है बेटा। अच्छा, सोनिया फागुन क्या हुआ? नेपालियों का जो त्योहार होता था, गोरखाओं का त्योहार, लिखा होगा मैंने, उत्सवों और त्योहारों के समय वो टैक्स लेते थे कि भाई राजा ने जो है त्योहार मनाना है तो उसके लिए वो आपसे टैक्स लेते थे। उस टैक्स का नाम क्या था? सोनिया फागुन। एक्चुअली में फागुन के महीने में उनके सबसे ज्यादा त्योहार आते थे, और उनका जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार था उसका नाम था दसाई। क्या नाम था बेटा? दसाई, जिसे हम दशहरा कहते हैं, दसाई। अब दशहरों में क्या होता था? वो माँ दुर्गा की पूजा करते थे। ठीक है। अब माँ दुर्गा की पूजा करते थे तो वो क्या करते थे? बलि देते थे माँ दुर्गा को। कौन सी बलि? गोरखा जो बलि देते थे वो थे बकरों की बलि, या तो फिर झोटा भैंसे की बलि। अब उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से आएगा? जनता से वसूल करो। समझ गए कि नहीं? तो सोनिया फागुन करता उत्सवों त्योहारों के समय जो धार्मिक आयोजनों पर जो गोरखा पैसा खर्चा करते थे, जो भैंसा लाने में, जो बकरा लाने में जो पैसा खर्चा होता था, वो टैक्स जो है वो किससे मांगा जाता था? जनता से लिया जाता था, जिसे कहते थे बेटा सोनिया फागुन। अगला करें मिझानी कर। मिझानी कैसा करें? शिल्पकारों तथा जागरिया ब्राह्मणों पर लिया जाता। शिल्पकार मतलब किसे कहते हैं? शिल्पकार भाई जो कुटीर उद्योग चलाने वाले जो लोग उस दौर में होते तो उन्हें शिल्पकार कहा जाता था। ठीक है। छोटे छोटे उद्योग, कोई काम कर रहे हैं अपने घर में, अपने हाथों से कोई चीज बना रहे हैं, तो उन्हें शिल्पकार कहते थे। जैसे किसी ने घर में लोहे की या रिंगाल की कोई टोकरी बना दी, ऐसी चीजें, तो जो अपने हाथ से जो लोग काम करने वाले उन्हें शिल्पकार कहते हैं। शिल्पकारों से प्लस जागरिया ब्राह्मण। अब जागरिया किसे बोलते हैं? अच्छा, जागरिया का मतलब तो जागर लगाते हैं, मतलब देवताओं के लिए, जो हमारे यहाँ उन्हें घड़रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं पहाड़ों में? घड़रिया। हमारे यहाँ घड़रिया बोलते हैं। वो क्या करता है? थाली बजाते हैं ना, देवता नाचते, वो घड़रिया। तो उन्हें कई जगह जागरी भी बोलते हैं, है ना? तुम्हारे यहाँ पौड़ी में जागरी बोलते हैं। हाँ, तो जागरी, हमारे रुद्रप्रयाग में घड़रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घड़रिया। हाँ, तो जागरी ब्राह्मणों से क्या लिया जाता था? मिझानी कर। अगला कह रहे बेटा मरो कर। मरो मतलब जिसका बेटा नहीं है, जिसका पुत्रहीन अगर कोई व्यक्ति है, उससे कौन सा कर लिया जा रहा है? बोलो। उसे कर लिया, मरो कर लिया जा रहा है। पुत्र, भैया तुम्हारा कोई है नहीं, तुम जो पैसा कमा रहे हो वो किस पे खर्चा करोगे, इसलिए वो पैसा आप मुझे दो। तो कितने खतरनाक आदमी थे। तो मरो कर लिया। दूसरा लिया रहता कर। रहता किससे का कैसा कर था? जो बंदा गोरखों की डर से गांव छोड़ के दूसरे गांव चलेगा, भैया तू गांव छोड़ के क्या अपना देख कर, या उन्होंने पकड़ दिया उसको, या पकड़ा नहीं, उसी गांव से ले लिया, तो दूसरे गांव से छोड़ के आ रहा है, वहां का टैक्स कौन भरेगा? तो वहां के गांव का जो खेती बाड़ी है उसका तुझे टैक्स देना पड़ेगा। उसे कहा गया रहता कर। क्या कहा गया बेटा? रहता कर। अच्छा, इसके अलावा और भी कर है जिसका नाम है बहता कर। क्या नाम है बेटा? बहता। छुपाई गई संपत्ति पर जो टैक्स लिया जाता था उसे कहा जाता था, यानी ब्लैक मनी कर समझ लो आप, है ना? छुपाई संपत्ति वही तो होती जिसका ब्यौरा आपने सरकार को नहीं दे रखा, उसी को तो ब्लैक मनी बोलते हैं। तो ब्लैक मनी यानी बहता पर जो, अब ब्लैक मनी से बहता याद रखना तुम लोग। तो ब्लैक मनी यानी बहता कर जो था, वो छिपाई हुई संपत्ति अगर पकड़ी गई तो उसपे आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता था, और उस टैक्स का नाम क्या था बाबू? बहता कर। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या क्या पढ़ा हमने? पुगाड़ी कर, सलामी कर, टीका भेंट, तिमारी, पगड़ी,
मांगा, सुवांगी दस्तूर, सोनिया फागुन, मिजानी, मरो, रहता, बहता, सब क्या क्या अभी तक पेपर में पूछे जा चुके। सोनिया फागुन तो कई बार, पुगाड़ी कई बार पूछा जा चुका है, टीका भेंट कई बार पूछा जा सकता है, और ये रहता कर जो है इससे पहले भी पूछा जा चुका है। और भी जितने कर आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, अभी 4-5 कर और है, उनके बारे में बात करें। अगला कर है बेटा 13वां कर है, वो है घी कर। क्या नाम है? घी कर। अच्छा, घी कर, घी कौन देता है? पशु। तो दुधारू जो पशु होते थे, यानी जिनके पशु दूध दे रहे हैं, उनके मालिकों से जो क्या लिया जाता था, कर लिया जाता, उसे कहा जाता था घी कर। अच्छा देखो, एक लाइन यहाँ पे मुझे याद आ रही, हमारे यहाँ जब लोग ऊपर पहाड़ी छानियों में जाते थे और उनका व्यवसाय ही जो होता था वो गाय भैंस को पालना होता था और उसके दूध वूध से वो अपनी जीवनचर्या चलाते थे, उन्हें मौर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मौर। याद रखना, कई बार पेपर में पूछा जाएगा। तो छानियों में चले गए ऊपर और वही उनका काम, वो गाय भैंस पालना वगैरह वगैरह, वो मौर कहा जाता था। तो उन लोगों से दुधारू पशुओं पर, जितने भी घरों में जिनके भी लोग हैं, दुधारू पशुओं पर जो टैक्स लिया, पशुओं के मालिकों पर जो टैक्स लिया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? घी कर। ठीक है, अगला कार्य बेटा मौ कर। मौ मतलब मैंने कल भी कहा था, हम कहते हैं प्रत्येक मोह, वैसे मोह है वर्ड, वो मोह का मतलब होता है प्रत्येक परिवार। तो प्रत्येक परिवार से 2 रुपया टैक्स लिया जाता था, जिसे रणजोड़ थापा ने लगवाया था। किसने लगवाया था? रणजोड़। उसे घर ही पिछही भी कहा गया, ये पेपर में पूछा जा चुका है। घर ही पिछही या मौकर जो है, प्रत्येक परिवार से 2 रुपया लिया जाता था, उसे कहते थे मौकर या घर ही पीछे। किसने लगवाया था? ओके, अगला टैक्स है बेटा हमारे पास अधनी दफ्तरी। क्या नाम है? हाँ, राजस्व कर्मियों के वेतन के लिए। राजस्व कर्मी मतलब ऐसे कर्मचारी जो टैक्स वसूल कर रहे हैं। अब टैक्स तो वसूल कर दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं बोला जो टैक्स इकट्ठा होगा उसी से आपको दिया जाएगा, नहीं, आप अपनी तनख्वाह के लिए अलग टैक्स लगाएगा उनकी तनख्वाह के लिए। तो उनकी तनख्वाह के लिए अलग से टैक्स लगाया गया। राजस्व कर्मियों के वेतन के लिए जो टैक्स लगाया गया उसे कहा गया अधनी दफ्तरी। और अधनी दफ्तरी जो कर देते थे वो थे खस जमींदार। कौन थे? खस। देखो खस कौन लोग थे? उत्तराखंड की निर्जातीय समूह मैंने आपको पढ़ाए हैं, जिनमें हमने कोल, किरात और खसों के बारे में बताया है ना। तो जो है खस जमींदारों से जो टैक्स लिया जाता था उसे कहते थे अधनी दफ्तरी। पेपर में क्या पूछा जा सकता है? अधनी दफ्तरी कौन पेड करता था, कौन चुकाता था? ऑप्शन हो सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, खस जमींदार, ऐसे प्रश्न, ऐसे ऑप्शन हो सकते। ठीक है, लास्ट हमारा कर है जान्या सुन्या। जानो और सुनो क्या है? जान्या सुनना मतलब जानो और सुनो। क्या जानो? भू राजस्व के बारे में। भाई इस बार आपको कितना टैक्स देना है उसके बारे में पता करना है। आप चले गए तो उसके बदले आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स नहीं बोल सकते, इसको फीस बोलते हैं। वैसे टैक्स और फीस में क्या अंतर है? टैक्स के बदले आपको सर्विस नहीं मिलती है, फीस के बदले आपको सर्विस मिलती है। ठीक है, तो अगर भू राजस्व के बारे में आपको पता करना है तो जाओ कर्मचारियों के पास, भू राजस्व उगाने वाले कर्मचारी, और उनसे पता करो इस बार मेरा भू राजस्व कितना, उनका इतना। भाई दे भाई पैसा दे तभी बताएंगे हम। तो उसे क्या कहा जाता था? जान्या और सुनना। ये थे बच्चे सभी प्रकार के जो टैक्स जो गोरखों ने लगाए, इस पर हम आज आपसे विस्तृत तरीके से बात कर चुके। ठीक है, ओके। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है गोरखों की न्याय प्रणाली। क्या है बेटा? हो जाएगा। अब अगर अगला पॉइंट है बेटा वो है गोरखों की न्याय प्रणाली। क्या है? गोरखों की न्याय प्रणाली सबसे घटिया अगर आपको दुनिया में न्याय प्रणाली लगेगी तो वो न्याय प्रणाली थी उत्तराखंड में गोरखों की न्याय प्रणाली। एक सिस्टमैटिक नहीं, एक व्यवस्थित न्याय प्रणाली नहीं, जिसके मन में जो कुछ आए वही प्रणाली बना दी। ठीक है, लेकिन फिर भी अब सिलेबस का हिस्सा है, कुछ चीजें उन्होंने करी हैं। ऐसी न्याय प्रणाली उन्होंने अपनाई है कि आपको हंसी आएगी और आपको दया भी आएगी। इस तरीके की न्याय प्रणाली गोरखों ने अपनाई। ठीक है, तो बात करते हैं गोरखों की न्याय प्रणाली के बारे में। देखो गोरखों ने जो न्याय प्रणाली उत्तराखंड में अपनाई वो व्यवस्थित न्याय प्रणाली नहीं थी। ठीक है, पहले बात कर देते हैं कि गोरखों में कौन था जो न्याय देता था, कौन था जो न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता था। तो देखो गोरखों में न्याय का जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो था बेटा प्रांत में सुब्बा। कौन था बेटा? सुब्बा। गोरखों में सबसे बड़ा हुआ करता था सुब्बा, जो कि प्रांत का हेड था, वो न्याय का सबसे बड़ा हेड होता था। इसके नीचे कौन था बेटा? नायब सुब्बा। ठीक है कि नहीं? सेकंड नंबर पर नायब सुब्बा। नायब सुब्बा के जो नीचे होता था वो होता था न्यायाधीश, और उस न्यायाधीश को कहते थे बेटा विचारी। क्या कहते थे बेटा? विचारी। और ये कहा जाता था, इसे कहा जाता था न्यायाधीश। ये मैंने आपको पहले भी बात कर दी है, विचारी का पद जिसने बनाया हम उस पर बात कर चुके हैं। तो विचारी जो है वो तीसरे नंबर का। सबसे टॉप में कौन था बेटा?
सुबह, उसके नीचे फिर बिचारी जो न्यायाधीश था। अब न्यायाधीश है तो अदालत भी होगी, तो गोरखाओं के समय एक प्रमुख अदालत थी बेटा, वो कहाँ थी? वो थी बेटा अल्मोड़ा में। कहाँ थी रे? अल्मोड़ा में जो थी वो सबसे बड़ी अदालत थी, और उसका जो जज था उसे क्या कहा जाता था? बिचारी। इसके अलावा छोटे छोटे जो इलाके थे जहां जहां सैनिक कमांडर उनके होते थे, सैनिक अधिकारी होते थे, तो सैनिक अधिकारी भी क्या करते थे? अपने अपने हिसाब से न्याय देते थे। तो जज के अतिरिक्त जो भी लोग न्याय देते थे, इन तीनों के अतिरिक्त, उन्हें कहा जाता था सभा। क्या कहा जाता था बेटा? सभा। ठीक है कि नहीं? अच्छा, ये तो नॉर्मल बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं चीजों को। आगे क्या है कि भाई देखो, अगर आपके सामने आपने किसी चीज को लेकर के आपके पास कोई व्यक्ति आया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है, कोई आपके पास केस आया। अब आपके पास केस आया, आपने उस केस को सुलझा दिया। कौन सुलझाएगा? सुब्बा सुलझाएगा, या नीचे नायब सुब्बा, या फिर उसके नीचे जो है जज सुलझाएगा। अच्छा, ऐसी कई ऐसे केस होते थे जिनमें उनको गवाह नहीं मिलते थे, समझे नहीं? ऐसे भी केस होते थे जिनमें गवाह नहीं मिलते थे, तो गोरखा परेशान हो जाते थे कि इसको सुलझाएं कैसे। तो उस केस को सुलझाने के लिए गोरखाओं ने दिव्य नामक अग्नि परीक्षा रखी। देखो कैसी परीक्षा? दिव्य नामक परीक्षाएं रखी। अभी पीसीएस में पूछा गया था कि गोरखों के समय दिव्य क्या था? अधिकारी था क्या? नहीं, दिव्य नामक जो है वो गोरखों की न्याय का एक सिस्टम था, एक परीक्षा थी उन लोगों के लिए, उन लोगों के केस में जहां पर क्या नहीं मिलता था? आपको गवाह नहीं मिलता। अब गवाह नहीं मिला तो आप न्याय कैसे दोगे? इसके लिए उन्होंने 6 दिव्य अपनाई। ठीक है, अब इन दिव्यों पर बात करो उससे पहले एक पॉइंट आप समझ लो। जैसे हमने अभी बात करी कि अल्मोड़ा में अदालत हुआ करती थी और अदालत के अंदर जज होता था, तो आज के जमाने में देखा होगा, जब हम अपने पिक्चरों में तो देखा होगा, तो जज के पास जब जाते हैं तो आपको कसम खानी पड़ती कोई गवाही देने से पहले। क्या बोलते हैं? मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा। तो उस समय गोरखाओं के जमाने में एक किताब थी, किताब का वो खंड था, वो बुक का नाम था बाबू हरिवंश। क्या नाम था बच्चे? हरिवंश किसका एक पार्ट है? महाभारत का एक पार्ट है जिसका नाम है हरिवंश। और इस हरिवंश की कसम खिलाई जाती थी कोर्ट में। ये मैं थोड़ा भूल वहां पे, मतलब मैं स्किप हो गया था, इसलिए मैंने आपके पास ये बता दी। ठीक, अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट ये है कि भाई जब आपको गवाह नहीं मिले, अब गवाह है नहीं कि इसने कोई अपराध किया, गवाह नहीं है, तो कैसे बताएं कि कौन दोषी है? तो इसके लिए मैंने कहा गोरखाओं की जो परीक्षाएं रखी उन्होंने, उन परीक्षाओं को दिव्य या दीप कहा गया। क्या कहा गया? दिव्य या दीप। कितने प्रकार के दिव्य थे? 6 प्रकार। पहला गोला दिव्य, दूसरा कड़ाई दिव्य, थोड़ा रुक जा इसके नीचे मैं बिंदी लगा देता, कड़ाई दिव्य, तीसरा तराजू दिव्य, चौथा जल दिव्य, पांचवा जहर दिव्य, और छठा मंदिर दिव्य। भाई पेपर में प्रश्न पूछे जाते, एक एक बात को ध्यान रखो। पहला दिव्य है गोला दिव्य। देखो, 2 लोग हैं, एक ने किसी पे आरोप लगाया मगर आपके पास कोई गवाह नहीं है, तो 2 है, एक वादी है एक प्रतिवादी है। ठीक है, चले गए गोरखाओं के पास, सुब्बा के पास, नायब सुब्बा, किसी के पास भी गए। अब वो न्याय नहीं दे पा रहा क्योंकि गवाह नहीं है, तो वो क्या करेगा? एक लोहे के छड़ को, अब सरिया समझ लो या कोई लोहे का टुकड़ा समझ लो, उसको गर्म करेगा। 2 लोहे के छड़ों को गर्म करेगा और एक छड़ एक को देगा, एक छड़ एक को देगा। अब बोलेगा भाई यहां से तुमने 200 मीटर दूरी कोई चीज रखी होगी, 100 मीटर तक आपको चलना है, और 100 मीटर आप जाते जाते आपका हाथ जल गया, आप दोषी हो, और नहीं जला तो आप निर्दोष। इसे कहते थे गोला दिव्य। क्या है? आप देख रहे, हंसी आ रही है ना कि हाथ जलने, कोई दोषी हो निर्दोष हो, उसके हाथ में लोहे का छड़ पकड़ा दिया जाए, गरम कर रखा तुमने भट्टी में डाल करके, अब वो हाथ पे पकड़ा है, तो दोषी हो निर्दोष हो दोनों का जल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, तो निश्चित दूरी तय करनी होती थी। आप वहां तक चल के चले गए, आपने हाथ पे लोहे का छड़ पकड़ा दोनों ने, और दोनों का जल गया, तब क्या होगा? तब आप कैसे डिसीजन करोगे? है या नहीं? इसीलिए मैंने कहा सबसे बेकार और घटिया न्याय प्रणाली गोरखाओं के उत्तराखंड में थी, सबसे बेकार वाली प्रणाली। दूसरी प्रणाली है कड़ाई दिव्य। अब सुनो, याद होगा आपको, रणजोड़ थापा ने महंत हरिसेवक, ये जल रहा बेटे, चल रहा है ये देखो, हाँ, महंत हरिसेवक जो थे उन पे कड़ाई दिव्य लगाई था कि नहीं? याद है कि नहीं? उन पर मर्डर का केस लगाया और बोले तुम्हें कड़ाई दिव्य से निकलना। क्या था कड़ाई दिव्य? जैसे समझे तो आग की कड़ाई जो होते थे, तेल की कड़ाई, तेल की कड़ाई है ना। अब इस कड़ाई में तेल भरा हुआ, नीचे आपने आग लगा दी और उबलता हुआ तेल, अब बोला हाथ डालो इसमें,
दोनों को हाथ डालना। अच्छा चलो सिंगल किसी पर कोई अगर आरोप लगाओ, जैसे महेंद्र हरिसेवक पर आरोप लगा था, तो बोला अगर तू इसमें हाथ डाल तो सच्चा है, अगर तेरा हाथ जल गया तो तू दोषी है, अगर नहीं जला तो निर्दोष है। उसे क्या कहा जाता था? इस परीक्षा को कहा जाता था कड़ाई दिव्य। क्या लगता है इससे चीजें हो सकती थी? बोलो। और तब उन्होंने रखा इतना अत्याचार किया, उस अत्याचार को क्या कहा? गोरखाली। ऐसे थोड़ी बोला गोरखाली। तीसरे नंबर का दिव्य है बाबू तराजू दिव्य। क्या नाम है? अच्छा तराजू दिव्य में आप क्या करोगे? तराजू दिव्य में आपने क्या करना है, जिस आदमी पर कोई आरोप लगा हुआ है, ठीक है, जिस आदमी को आरोप लगा हुआ, अब उसको क्या करना, तराजू में नाप तोलना है। एक तरफ तराजू रखो, दूसरी तरफ रखो पत्थर। अब एक आदमी भारी होता है, अब एक तरफ पत्थर रखो, उसके तोल के पत्थर रखो। अब आपने तोल दिया पूरी जनता के सामने, ठीक है, जज के सामने जो भी है आपने तोल दिया, ठीक है। उसके बाद उन पत्थरों को रख के आप जो कहीं ऐसी जगह सुरक्षित रख लो साहब, ठीक है। अब दूसरे दिन उसी समय उस बंदे को दोबारा तोला जाएगा उन पत्थरों से। अब क्या बोला? अगर हल्का हुआ, सुनना जरा सा, अगर वो पत्थरों से हल्का हुआ, किससे बेटा? पत्थरों से हल्का हुआ, तो क्या हो जाएगा? दोषी। अब अगर भारी हुआ तो निर्दोष। अब भारी, और इसका मुझे जो लगता है कॉन्सेप्ट वो ये कि भाई तुम टेंशन हो गई तुमको, अब तुम्हारा वेट गिर गया तो तुम हल्के हो गए, तुम दोषी हो गए, भाई तुम्ही ने गलत काम किया है। मुझे ये लगता है लॉजिक। और ये भारी का मतलब क्या होगा कि भाई तुम्हें कोई टेंशन नहीं, तुमने गलत कोई काम किया नहीं है, तो इसलिए तुम निर्दोष। ऐसी न्याय प्रणाली को देख करके तुम्हें लग रहा है वादी प्रतिवादी दोनों की हालत खराब हो जाएगी? होगी कि नहीं? बोलो भाई। अच्छा अगला दिव्य है बाबू जल दिव्य। क्या है? अच्छा जल दिव्य में क्या सिस्टम है कि वादी और प्रतिवादी दोनों हैं, जिस पर अभियोग लगा हुआ, अभियुक्त और वगैरह जो दूसरा है, वादी और प्रतिवादी दोनों, जो शिकायत करने के लिए गया और जिस पे शिकायत की गई वो दोनों वहां है। अच्छा अब उन दोनों के बच्चे होंगे। अब मैं बोल रहा अगर ना हो तो ये भी एक समस्या है। माना कोई ऐसा बंदा हो जिसके बच्चे ना हो तो फिर उसपे और दिव्य लगाई जाएंगे, ठीक है। अब उसके दो बच्चे हैं, माना अब दो बच्चे हैं, दोनों के छोटे छोटे बच्चे हों, तो उन दोनों बच्चों को तालाब में फेंका जाएगा, पानी का गहरे तालाब में। कह रहे हैं जिसका बच्चा पहले डूबेगा वो दोषी होगा, और जिसका देर में डूबेगा वो निर्दोष होगा। ये कौन सी बात हुई भाई? है? तो आप ये सोचो, इसे क्या कहा गया? जल दिव्य कहा गया। अगला सुनो जरा, जहर दिव्य। वादी और प्रतिवादी, यानी जिस पर आरोप है, जिसने आरोप लगाया, दोनों वादी और प्रतिवादी दोनों को जहर पीने के लिए दिया जाएगा। अब जहर पी के जो मर गया वो क्या? दोषी। और ना मरा तो हमारे यहाँ कहता है अगर जहर पीने में उल्टी कर दी तो वो बच जाता है। माने किसी ने उल्टी कर दी वो बच गए तो वो निर्दोष। और जो मर गया, अब सोचो ना, तो वो मर गया, उसकी तरफ से दोषी हो ना हो तो क्या कर सकते हैं। अगला दिव्य सुनो, मंदिर दिव्य। अभी मंदिर दिव्य क्या होता था, आपके वादी और प्रतिवादी दोनों की नाम की पर्ची बनेगी, ठीक है। अब पर्ची को ले जाएगा मंदिर में। अब जैसे अल्मोड़ा में जो गोलू भगवान का जो मंदिर है, अच्छा वहां आपका नाम की दोनों पर्चियां रखी जाएंगी। फिर पंडित जी आएंगे। पंडित कौन होगा? लंबी शिखा वाला पंडित। अब वो पंडित जी क्या करेंगे? दोनों पर्चियों में से एक पर्ची उठाएंगे, मंदिर के पंडित जी। अब जो पर्ची वो पहले उठाएंगे वो बंदा निर्दोष होगा, और जिसको बाद में उठाएंगे वो दोषी होगा। तो ये था गोरखों की न्याय प्रणाली, जिसे नाम क्या दिया बाबू? दिव्य कहा गया। क्या समझ में आई बात? क्या कहा गया गोरखों की न्याय प्रणाली को? दिव्य कहा गया। ठीक है, समझ में आ गया बात? अच्छा किस पर हाथ रख के कसम खाना होता था? हरिवंश। हरिवंश किसका भाग है? क्या आपको समझ में आ गया? अगला हमारा जो आज का लास्ट पॉइंट है वो है बच्चा गोरखों की धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था। अब हमारा अगला पॉइंट है वो है गोरखों की धर्म एवं संस्कृति। गोरखों का धर्म एवं संस्कृति, ठीक है, ये हमारी लास्ट पॉइंट होगा। और आज के बाद जो है हम अब गोरखाओं से संबंधित जो भी बातें करेंगे वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। ये हमारी आज गोरखाओं पर जो है लास्ट क्लास में, ठीक है। तो अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है गोरखों का धर्म एवं संस्कृति। पहले गोरखों के धर्म के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ चलेंगे, दोनों चीजों को समझाएंगे। धर्म क्या था? देखो गोरखे जो खुद को हिंदू धर्म का मानते थे। किससे मानते थे बेटा? हिंदू धर्म का। वो कहते थे कि भाई हिंदू धर्म के। लेकिन अगर आप गोरखों को देखोगे ना तो वो हिंदू धर्म को भी मानते थे। कई गोरखे ऐसे थे जो किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को, क्योंकि बगल में तिब्बत वगैरह, चाइना वगैरह, तो उस पर का भी प्रभाव है।
तो कई गोरखे हिंदू धर्म मानते थे, कई गोरखे बौद्ध धर्म मानते थे। अच्छा, अगर मैं हिंदुओं के बारे में बात करूं तो हिंदुओं की जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था थी, उसमें गोरखों का स्थान नहीं था। लेकिन अभी भी गोरखे लोग खुद को क्या मानते, हिंदू मानते, पर उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे भी वो हिंदू ही है। अगर आप नेपाल देखो तो अभी वो कुछ समय पहले, आजकल मांग भी चल रही कि हम नेपाल को क्या करते हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं, ठीक है। पर मैं इतिहासकारों के हिसाब से बता रहा हूँ, कई गोरखे ऐसे थे जो हिंदू धर्म थे तो मानते थे, कई गोरखे ऐसे थे जो बौद्ध धर्म को मानते, ठीक है। अब अगर मैं इनके धर्म के बारे में हमने बात की, इनके जो प्रमुख देवता थे, प्रमुख ईश्वर जो उनके थे, प्रमुख देवता, वो कौन थे बेटा? वो थी माता दुर्गा। क्या नाम था? माँ दुर्गा। उनकी जो प्रमुख देवी थी माँ दुर्गा। और इनका जो माँ दुर्गा का जो प्रमुख त्योहार जो वो मनाते थे वो कौन था बेटा? दसाई। क्या नाम था त्योहार का नाम? दसाई। जरा चीजों को समझिए आप। प्रमुख देवता दुर्गा, और उनकी जो प्रमुख त्योहार कौन है माँ का? दसाई। दसाई को क्या कहते हैं? दशहरा, है या नहीं? और दशहरे में तो वो इतना खतरनाक झोट्टा मारते थे, बकरी मारते थे। अभी तो बात करी मैंने टैक्सों में, और इसके लिए कौन सा टैक्स वसूलते थे? सोनिया फागुन नामक टैक्स वसूलते थे गोरखा, ठीक है। प्रमुख देवता समझ में आ गए, ठीक है। देखो, अलग अलग जातियां थी गोरखाओं में। एक गरुड़ जाति की लोग थे गोरखाओं में, गरुड़ जाति के लोग। ये जो गरुड़ जाति के लोग थे वो अपने इष्ट देवता को मानते थे मोष्टा। क्या मानते थे बेटा? मोष्टा। वो कहते थे कि मोष्टा जो है हमारे कुल देवता। पेपर में पूछा जा चुका, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रमुख देवता होगी, माता रानी दुर्गा होगी, और उनका प्रमुख त्योहार क्या है बेटा? वो है प्रमुख त्योहार, उसका नाम है दशहरा या दसाई। क्या क्लियर हुई बात? ठीक है। अगर आप गोरखाओं में देखोगे, धार्मिक प्रवृत्ति के लिए प्रति उनका बड़ा वैसा था, प्रमुख बड़ा रुझान था। उन्होंने, अगर आप उत्तराखंड में देखो, मंदिरों के प्रति उनका बड़ा लगाव था। आपने देखा होगा अमर सिंह थापा ने, याद है अमर सिंह थापा? पहले सुब्बा थे गढ़वाल के। उन्होंने गंगोत्री का मंदिर बनाया था। माँ जो गंगोत्री का जो मंदिर है वहां पे, गंगा माँ का, वो मंदिर किसने बनवाया था? अमर सिंह। इसके अलावा एक सुब्बा हुए कुमाऊं में, उनका नाम था महावीर थापा। क्या नाम था बेटा? महावीर थापा। ये महावीर थापा ने चंपावत में एक मंदिर है, बालेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है बेटा? बालेश्वर मंदिर। ये बालेश्वर मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्वार कराया था, रिकंस्ट्रक्शन, जीर्णोद्वार कराया था। क्या करवाया था बेटा? जीर्णोद्वार। दो बातें हमने कही, देवताओं के प्रति इनकी अपार आस्था थी। मैंने कहा पहले जो हमारे वो थे, क्या नाम उनका, अमर सिंह थापा, जो गढ़वाल के पहले सुब्बा थे, उन्होंने किसका निर्माण किया था? उन्होंने गंगोत्री मंदिर का निर्माण किया। प्लस जो महावीर थापा सुब्बा है, इन्होंने चंपावत के किस मंदिर का निर्माण किया बेटा? बालेश्वर जो है उनका निर्माण किया था, ठीक है नहीं? ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। नेपाल के एक शासक थे, उनका नाम था रण बहादुर शाह। क्या नाम था बेटा? रण बहादुर शाह। शासक थे, याद है ना आपको? इनकी छोटी बेटी, छोटी बीबी, सॉरी, छोटी बीबी थी, छोटी बीबी, उनका नाम क्या था? कांति देवी। क्या था बेटा? कांति देवी। इन्होंने कुमाऊं का एक परगना था, क्या नाम था? सतोली परगना। सतोली, सतोली। क्या नाम था परगने का नाम? सतोली परगना। तो इन्होंने सतोली परगना के जितने भी गांव थे, उन गांवों को केदारनाथ को समर्पित किया था। इन्हें केदारनाथ को दान दे दिया था, ठीक है कि नहीं? किसने दिया? रण बहादुर की छोटी पत्नी। नाम क्या है? कांति देवी। इन्होंने कुमाऊं के सतोली परगना के जो गांव थे वो किसको समर्पित किए थे? केदारनाथ को समर्पित किए थे। और मैं आपको एक लाइन और बता देता हूं, गोरखा जो मंदिरों के लिए भूमि दान देते थे, उस भूमि का क्या नाम था बच्चे? उस भूमि का नाम था गूंठ भूमि। क्या नाम था? बहुत महत्वपूर्ण, एक एक लाइनर क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या भूमि कहा जाता था? जल्दी बताइए भाई। उन्हें कहा जाता था गूंठ भूमि, ठीक है कि नहीं? अच्छा, और क्या है? जरा इनके धार्मिक चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं, धार्मिक चीजें भी मैंने आपको बात कर दी, त्योहारों के बारे में भी मैंने आपको इनके बारे में लगभग सारी बातें कर दी, ठीक है। अब कुछ ऐसे फैक्ट है यहाँ पे गोरखाओं से रिलेटेड, जरा उनके बारे में बात कर देते हैं, ठीक है। जैसे गोरखाओं की जो भाषा थी बच्चे, क्योंकि धर्म और संस्कृति वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अगर मैं इनकी भाषा की बात करूं बच्चे, तो इनकी भाषा थी क्या? गोरखाली। क्या नाम था? गोरखाली। उनकी भाषा थी गोरखाली, ठीक है। अच्छा, इनकी साहित्यिक भाषा, जिसमें उन्होंने साहित्य वगैरह जो लिखे, उनकी साहित्यिक भाषा क्या थी? नेवारी। क्या थी भाषा? इनकी सांस्कृतिक भाषा थी नेवारी, ठीक है। इसके बारे में भी आपको
याद रखना। एक वन लाइनर क्वेश्चन जो मैं आपको लिखाना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब गोरखा लोग तनख्वाह के बदले, वेतन के बदले अपने सैनिकों को जो जमीन दान देते थे, उस जमीन को कहा जाता था माना चौल। क्या कहा जाता था बेटा? माना चौल। जरा ये भी आपको याद रखना है। भाषा कौन सी थी? जल्दी बोले मेरे साथ। गोरखाली। साहित्यिक भाषा नेवारी। भूमि जो सैनिकों को उनके वेतन के बदले देते थे उसे क्या कहा जाता था? माना चौल कहा जाता। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट आज का रह जाता है, वो जो छूट गया है मुझसे, उसके बारे में बात कर देते हैं। देखो, गोरखाओं ने इतना खतरनाक राज किया बेटा उत्तराखंड पर, चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो। आपको बता दूं, बहुत अत्याचारी राज किया उन्होंने, बहुत अत्याचार। लोगों को दासों के रूप में बेचा गया। अब किसको दास के रूप में बेचा गया? जो लोग टैक्स नहीं दे पाए उनको 5, 10, 15, 20, 25 रुपए में बेचा जाता। और कहां बेचा जाता था? या तो यहाँ नीचे प्लेन इलाके में लेके आ जाओ, या बुंदेलखंड की तरफ बेचो, या फिर बरेली की तरफ बेचो, या तो फिर पिथौरागढ़ में जो भोटियां हैं सौका और जोहार, उनको बेच दो। समझे कि नहीं? आपको एक आंकड़ा बताता हूं। इतिहासकार कहते हैं कि 2 लाख, कितने बेटा? 2 लाख से ज्यादा गढ़वाली लोगों को दासों के रूप में बेचा गया। जब इतने बड़े लेवल पर लोगों के साथ अत्याचार हुआ तो लोगों ने, खासकर गढ़वाली क्षेत्र के लोगों ने, गोरखाओं को मार मार कर भगाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि अंग्रेज आए, उनसे लंगूरगढ़ छीन दिया गया, लोहवागढ़ छीन दिया गया। और एक बहुत बड़ी घटना हुई जोशीमठ में। कहां हुई बेटा घटना? जोशीमठ में। वो जोशीमठ में जो घटना हुई बेटा, वहां पे जोशीमठ के लोकल लोगों में एक व्यक्ति था, उसका नाम का तो उल्लेख नहीं है। वहां पे लोगों ने क्या करा, गोरखा सैनिकों को पकड़ा काफी बड़ी मात्रा में और उन्हें कमरे के अंदर बंद कर दिया। कमरे के अंदर। अब देखो, कमरा कौन था? पहाड़ों में देखा होगा आपने, अगर 2 मंजिल घर है तो ऊपर वाले मंजिल को बौन कहते हैं और नीचे वाले मंजिल को उबरा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उबरा। यही कहते हैं कि नहीं? उबरा कहते हैं। आज नीचे वाली मंजिल में उन्हें बंद कर दिया, चारों तरफ से दरवाजे वराजे लगा करके टाइट कर दिया। भूख प्यासे वहीं अंदर गोरखा सैनिक मारे गए। उसे कहते हैं कि आज भी जोशीमठ में जो प्रसिद्ध उबरा है उसे कहते हैं गोरखा उबरा। क्या कहते हैं? अब पूछा जाएगा भाई कि गोरखा उबरा कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? जोशीमठ में। अंततः गत्वा लास्ट में 1815 आया। सुदर्शन शाह जो कि प्रद्युम्न शाह के बेटे थे, उनकी बदौलत अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं से गोरखाओं के अत्याचारी शासन का अंत किया। ठीक है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक था वो अंतिम रूप से समाप्त हो गया। गोरखा शासन गढ़वाल और कुमाऊं यानी सम्मिलित रूप से उत्तराखंड पर। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा अंग्रेजों का गढ़वाल पर आक्रमण, गोरखाओं को यहां से भगाना, और उसके बाद अंग्रेजी शासन किस तरीके से उत्तराखंड पर राज करेगा, अंग्रेजी कंपनी राज करेगी, उसके बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है। तो कैसा लगा? एक एक बात आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है एक भी पॉइंट छूटे ना। हमने संपूर्ण बात, छोटे छोटे बातों पर हमने बात करी है। ठीक है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सभी परीक्षाओं में जितने भी उत्तराखंड की सरकारी गवर्नमेंट जो भी यूकेपीएससी, यूकेएसएससी जो भी है, उन सभी परीक्षाओं के लिए जो हमने गोरखाओं पर बात की तो आने वाली सभी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। ठीक है। कुछ बोलना है? ठीक है। तो आप लोगों को भी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। और आपको ये भी बता दूं, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा उत्तराखंड पर अंग्रेजों का आक्रमण और गढ़वाल और कुमाऊं से गोरखाओं को यहां से कैसे हटाया जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे गढ़वाल और कुमाऊं यानी सम्मिलित उत्तराखंड पर अंग्रेजों का शासन। बहुत बहुत धन्यवाद।